बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के हाउ टू लर्न टेंसेस के लेक्चर नंबर 22 लेके हाज़िर हुआ हूँ। और लेक्चर नंबर 22 बच्चों जो है ये है कॉन्टीन्यूस टेंसेस के बारे में। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह हम तीनों टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें तीनों टेंस आएंगे। ठीक है, पिछला जो हमारे 3 वीडियोस थी उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को अलग अलग पढ़ा था, लेकिन अब आगे जितने टेंस हैं इनमें हम इनको इकट्ठा पढ़ेंगे। और उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि कॉन्टीन्यूस टेंस जो हैं इनमें सब में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का कॉमन होता है, पास्ट का पास्ट में कॉमन होता है, फ्यूचर का फ्यूचर में कॉमन होता है, चाहे फिक्रा एक्टिव हो या पैसिव हो। इसलिए हम इनको इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिर उसी तरह की डेफिनेशन क्या है कि कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस किन को कहा जाता है। ठीक है, तो अ टेंस ऐसे टेंस के लिए यूज़ किया जाता है दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन, यानी वो एक्शन जो हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, कब हो रहा है। अब इसके लिए आपने एक टर्म याद रखनी है। टर्म ये है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसको TS भी कर लें शॉर्टकट में, T.S, T.डॉट मीन्स ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस वक्त बात हो रही है या जिस वक्त की बात हो रही है। प्रेजेंट में तो नेचुरली मैं अभी बोल रहा था, मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, इस वक्त दे रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट की तो बात वो है जिस वक्त मैं कर रहा हूँ। लेकिन पास्ट में ये नहीं होगा कि जिस वक्त मैं कर रहा हूँगा, पास्ट में होगा जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे फिक्रे जो जिनमें ऐसा एक्शन दिखाया जाए दैट इज़ गोइंग ऑन, यानी दैट जो कि जारी है, कब जारी है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बात हो रही है, जिस वक्त की बात हो रही है या जब बात हो रही है, किस ज़माने में, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर। यानी वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक बच्चों, इनकी फिर जब हम आइडेंटिटी देखते हैं तो सिंपल बड़े आसान होते हैं। एक्टिव की अगर हम देखें, प्रेजेंट की आइडेंटिटी क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। लाहौर जा रहा है, ठीक है, वो लाहौर जा रहे हैं। इससे पास्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी, वो जा रहा था। यानी जो बात में वक्त मेरे ज़हन में है वो टाइम ऑफ स्पीकिंग है। प्रेजेंट में जो मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है। पास्ट का जो मेरे ज़हन में है वो टाइम ऑफ स्पीकिंग है। फ्यूचर का जो मेरे ज़हन में है वो टाइम ऑफ स्पीकिंग है। ठीक है, सो पास्ट प्रेजेंट में हम इस तरह डिफरेंट देखेंगे। ठीक, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक, प्रेजेंट में जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ दैट इज़ टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो जिस वक्त मेरे ज़हन में, मैं कहता हूँ लाहौर जा रहा था, जो वक्त मेरे ज़हन में उस वक्त लाहौर जा रहा था, वो लाहौर जा रहा होगा। तो पास्ट में क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर में क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसी तरह बच्चों जो इनके साथ पैसिव आ जाए तो वो इसी तरह जा लग जाता है। यानी देखो ना, हाथ लिखा जा रहा है, हाथ लिखा जा रहा था, हाथ लिखा जा रहा होगा, फ्यूचर। ठीक है, जूते पॉलिश किए जा रहे थे, जा रहे हैं, किए जा रहे थे, किए जा रहे होंगे। घर को मरम्मत किया जा रहा है, किया जा रहा था, किया जा रहा होगा। तो जा लग जाएगा इनके साथ। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों इनके फार्मूले पे। फार्मूला बहुत सिंपल, क्योंकि इनमें वर्ब, मेन वर्ब इज नेवर गोइंग टू चेंज। तो जब मेन वर्ब चेंज नहीं होना, तो आपको पता है जब पैसिव करते हैं तो मेन वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब में बदलता है। इसका मतलब है चाहे फिक्रा हो प्रेजेंट का, चाहे फिक्रा हो पास्ट का, चाहे फिक्रा हो फ्यूचर का, इसका मेन वर्ब कभी चेंज नहीं होगा। और जब मेन वर्ब चेंज नहीं होगा तो पैसिव करते वक्त वो जो मेन वर्ब ने हेल्पिंग वर्ब में बदलना है वो भी कभी चेंज नहीं होगा। मसलन कॉन्टीन्यूस का कोई भी फिक्रा हो, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING पे ख़त्म होता है। अब वर्ब ING, ठीक है, पैसिव करेंगे तो वर्ब ING किस में बदल जाएगा, बीइंग में बदल जाएगा। वर्ब देखो ना, VING का पैसिव क्या हुआ, बीइंग, यानी V फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो V फर्स्ट V1 बना B, ING बना बीइंग। ठीक, तो चाहे वो प्रेजेंट हो तब भी बीइंग, पास्ट हो तब भी बीइंग, फ्यूचर हो तब भी बीइंग, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो फार्मूला क्या हुआ, सबसे पहले एक्टिव का फार्मूला हम देखते हैं। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, ये तीनों का फार्मूला है। प्रेजेंट में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर। पास्ट में क्या लगेगा,
वॉज वर। फ्यूचर में क्या लगेगा, शैल विल बी, शैल विल बी। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स आपने याद रखने। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में शैल विल बी प्लस वर्ब आईएनजी। इसका मतलब है इज एम आर के साथ भी आईएनजी, वॉज वर के साथ भी आईएनजी, शैल विल और बी के साथ भी आईएनजी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, उसी तरह पीएमआर। पैसिव करेंगे तो वही मैथमेटिक का रूल, सब्जेक्ट किस में बदला, ऑब्जेक्ट में। क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, लेक्चर नंबर 21 में मैंने कहा था कि अगर एक्टिव के फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद हो तो पैसिव करते वक्त वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही आ जाएगा। तो इज एम आर प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में भी इज एम आर, पैसिव में भी इज एम आर रहेगा। पास्ट में वॉज वर है तो वो पैसिव में भी वॉज वर रहेगा। फ्यूचर में शैल विल बी है तो वो पैसिव में भी शैल विल बी ही रहेगा। दूसरी चीज़ पिछले लेक्चर में आपको ये बताई थी कि ये टोटका याद रख लें कि अगर एक्टिव में एक हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में 2 हो जाएंगे, अगर एक्टिव में 2 है तो पैसिव में 3 हो जाएंगे। अभी तो देखो इसे हमारा एक है ना, तो पैसिव में ये 2 हो जाएंगे। वॉज वर एक है तो 2 हो जाएंगे। शैल विल बी ये 2 हैं तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो पैसिव क्या हुआ, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकली करें ना, सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर उसी तरह आ गया, वॉज वर उसी तरह आ गया, शैल विल बी उसी तरह आ गया। ठीक, इसको उनको हमने छेड़ा। वी आई एन जी वर्ब की फर्स्ट वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब बट सेम फॉर्म, बार बार हमने पढ़ा है कि उसी फॉर्म में। तो वी आई एन जी का पैसिव क्या हुआ, V1 का हुआ बी, आई एन जी का हुआ आई एन जी, तो क्या बन गया बीइंग। तो ये अब इसका मतलब पैसिव क्या हुआ, इज एम आर प्लस बीइंग, वॉज वर प्लस बीइंग, शैल विल बी प्लस बीइंग। ठीक है, इसका मतलब 3 हेल्पिंग वर्ब हो गए थे, 2 थे तो 3 हो गए, शैल विल बी और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, प्लस एक्सटेंशन। ठीक, तो ये हो गया इसका फार्मूला। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक्टिव की पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहा है, वो अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहा है, वो खेल रहा है, एक्टिव। तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग, इज एम आर में से क्या आया, इज, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या आई, प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड। ठीक, बच्चे सुबह सवेरे बाग में तितलियां पकड़ रहे थे, बच्चे सुबह सवेरे बाग में तितलियां पकड़ रहे थे। ठीक है, बच्चे कौन पकड़ रहे थे, बच्चे क्या पकड़ रहे थे, तितलियां, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका पास्ट इंडेफिनिट है तो सिर्फ वॉज वर चेंज हो जाएगा, बाकी कोई फिक्रे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही रहेगी। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन वर कैचिंग, चिल्ड्रन वर, वॉज वर में से क्या आया, वर, और उसके बाद क्या आया, कैचिंग, कैचिंग पकड़ रहे थे, क्या कैचिंग, बटरफ्लाइज, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बटरफ्लाइज। कहाँ पकड़ रहे थे, इन द गार्डन। ठीक है ना, प्लेस कहाँ पकड़ रहे थे, इन द गार्डन। टाइम कब पकड़ रहे थे, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। ठीक, इसी तरह फ्यूचर का देखें, वो अपने दोस्त के साथ झगड़ा कर रहा होगा, वो अपने दोस्त के साथ झगड़ा कर रहा होगा, यानी लड़ रहा होगा, वो अपने दोस्त के साथ लड़ रहा होगा यानी झगड़ा कर रहा होगा। फ्यूचर वो कर रहा होगा, सब्जेक्ट मौजूद है, फिर क्या होगा, ही विल बी, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फाइटिंग। ठीक है, ही विल बी फाइटिंग विद हिज फ्रेंड, के वो अपने दोस्त के साथ झगड़ा कर रहा होगा। इसी तरह बच्चों अगर हम पैसिव के फिक्रे देखें तो पैसिव का फिक्रा होगा, उसे उसकी गैर हाजिरी में मुअत्तल किया जा रहा है, उसे उसकी गैर हाजिरी में, वो हाजिर नहीं है, उसके एब्सेंस में, गैर हाजिरी में उसे मुअत्तल किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। ठीक, अब पैसिव खुद सस्पेंड होगा, खुद मुअत्तल होगा, नहीं, कोई कर रहा है, किया जा रहा है, पैसिव हो जाएगा। पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, किसे किया जा रहा था, ही, इज एम आर में से क्या आया, इज। अब पैसिव में क्या लगना है, बीइंग, ही इज बीइंग, और मुअत्तल करने की इंग्लिश क्या होती है, सस्पेंड। तो थर्ड फॉर्म क्या हुई, सस्पेंडेड, ही इज बीइंग सस्पेंडेड इन हिज एब्सेंस। कब किया जा रहा है, उसकी गैर मौजूदगी में। ठीक, तो ये इसका पैसिव हो गया। एक और मिसाल देखते हैं,
हड़ताल की वजह से बसों पर पत्थर फेंके जा रहे थे। पास्ट की बात हो रही है कि हड़ताल हो रही थी उस दिन और हड़ताल की वजह से बसों पर पत्थर फेंके जा रहे थे। कौन फेंक रहा था? सब्जेक्ट फिक्रे में है ही नहीं। कौन फेंक रहा था? नो। क्या फेंके जा रहे थे? पत्थर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस पर फेंके जा रहे थे? बसों पर। वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाया हुआ है। डायरेक्ट अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, दोनों मेन ऑब्जेक्ट हों, इसमें क्या भी है, क्या फेंके जा रहे थे? पत्थर। किस पर फेंके जा रहे थे? बसों पर। दोनों मौजूद हैं तो देखना होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फेंके क्या जा रहे थे, बसें कि पत्थर? पत्थर। तो वो पहले आ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट, ये आपको मैं दूसरे तीसरे लेक्चर में ये चीज़ पढ़ाई थी और फिर लेक्चर नंबर 17 में दोबारा रिपीट कराई थी कि अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, दोनों मेन ऑब्जेक्ट हों, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद होता है जिसकी डायरेक्ट बात हो रही, जिसके बारे में बात हो रही। क्या फेंके जा रहे थे? पत्थर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? स्टोन्स। पैसिव क्या होगा? स्टोन्स। वॉज वर में से क्या आया? वर बीइंग थ्रोन। स्टोन्स वर बीइंग थ्रोन ऑन बसेस। किस पर फेंके जा रहे थे? बसेस पे। और बसेस भी ऑब्जेक्ट है लेकिन वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट, दोनों मेन ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा? स्टोन्स वर बीइंग थ्रोन ऑन बसेस ड्यू टू स्ट्राइक। ठीक है। अच्छा, इसका एक और फिक्रा भी बन सकता है। अगर हम बसेस को शुरू में लाना चाहें, अंग्रेज इस तरह भी फिक्रा इसको बोलेंगे, वो फिर हो जाएगा स्टोन को वर्ब के तौर पे लिया जाएगा, नाउन नहीं लिया जाएगा। एक पत्थर फेंकना भी वर्ब भी स्टोन होता है। उस वक्त हम इसको फिर कैसे लिखेंगे? फिर हम इसको लिखेंगे बसेस वर बीइंग स्टोन्ड। बसेस वर बीइंग स्टोन्ड ड्यू टू स्ट्राइक। लेकिन पहले वाला फिक्रा ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक, उसके बाद आ गया कल शाम को, कल आने वाली कल शाम को असेंबली में बजट पेश किया जा रहा होगा। यानी कल शाम को जो आने वाली कल है, बजट पेश किया जा रहा होगा। तो फिर पैसिव का फिक्र है। बात किसकी हो रही है? बजट की। द बजट विल बी बीइंग। ये देखो 3 हेल्पिंग वर्ब आ गए। अंग्रेज कॉन्टिन्यूस के पैसिव को पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि ये क्या, कितना अजीब लगता है, विल बी बीइंग। लेकिन यूज़ वो भी करते हैं लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं। अंग्रेज़ नहीं करते। पाकिस्तानी किताबों में, चूँकि उर्दू में बहुत सिंपल है, देखो ना, मैं कहता हूँ कल शाम को असेंबली में बजट पेश किया जा रहा होगा, बड़ा आसान फिक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसलिए चूँकि उर्दू में ईजी है, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो रूल तो है, हम उस रूल को फॉलो करते हैं। कल शाम को असेंबली में बजट पेश किया जा रहा होगा, तो होगा द बजट विल बी बीइंग। विल बी आ गया और साथ बीइंग आ गया, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंटेड इन द असेंबली, कब? टुमारो इवनिंग। या फिर वो उसी तरह पिछले लेक्चर में बताया था इन द इवनिंग टुमारो। आपकी मर्जी है, आप उन दोनों में से कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाए बच्चे इनके नेगेटिव पे। अब नेगेटिव, जैसे मैंने पहले कहा, जब हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब सिमिलर होते हैं, तो बच्चों फिर बहुत आसान होता है इनको नेगेटिव, क्योंकि देखो ना, एक्टिव में भी इज़ आ रहा है, प्रेजेंट में, और पैसिव में भी वही है। पास्ट में वॉज वर है तो पैसिव में भी वही है। फ्यूचर में शैल विल है तो पैसिव, तो इसका नेगेटिव एक ही होगा, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। ठीक है, तो नेगेटिव क्या होगा? प्रेजेंट का नेगेटिव क्या होगा? चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, इज एम आर के बाद नॉट। पास्ट का क्या होगा? वॉज वर के बाद नॉट। फ्यूचर का क्या होगा? शैल विल के बाद नॉट। यानी शैल विल या बी के दरमियान नॉट कह लें, जिस तरह मर्जी आप कर लें। ठीक है, मसलन मैं मिसाल देता हूँ। असलम इज़ नॉट गोइंग टू लाहौर टू बाई बुक्स टुडे। देखो ना, असलम इज़ नॉट गोइंग टू लाहौर, असलम नहीं जा रहा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ वही जुमले दोबारा रिपीट किए जाएं, ताकि प्रैक्टिस आपकी हो, कि आपको समझ आए कि टेंस बदलने से फिक्रे में सिर्फ क्या बदलता है? टेंस बदलने से बच्चों फिक्रों में सिर्फ वर्ब बदलता है। तो ये वर्ब आपके सामने बदल रहा है। तो असलम इज गोइंग, नॉट गोइंग टू लाहौर टू बाय बुक्स। फिर देखो, टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए, किसी वजह से, तो टू आ गया। ठीक है, ही इज़ नॉट सिंगिंग लाउडली, ही इज़ नॉट सिंगिंग लाउडली, वो ऊंची आवाज़ में गाना नहीं गा रहा या ऊंची ऊंची गाना नहीं गा रहा। ही इज़ नॉट सिंगिंग लाउडली। ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड बिफोर टेकिंग द एग्ज़ाम। अब देखो, ये वो रूल इस्तेमाल हुआ है पिछले से पिछले लेक्चर में जो आया था, कि रूल आपको पढ़ाया था पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि एक टू का इस्तेमाल पढ़ाया था कि टू के बाद इन्फिनेटिव, और एक पढ़ाया था कि कोई और प्रेपोजिशन आ जाए कोई भी टू के अलावा, तो उसके फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा हो तो वो हमेशा 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 ING में होगा। तो यहाँ आपके सामने देखो आ रहा है, ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, वो मेहनत नहीं कर रहा था इम्तहान देने से पहले, बिफोर टेकिंग, देखो ना, बिफोर
प्रेपोजिशन आया तो इसके बाद फॉरन वर्ब आ रहा है, तो बिफोर टेक नहीं आएगा, टुक नहीं आएगा, टेकिंग आएगा, टेकिंग द एग्जाम। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को खत नहीं लिख रहा होगा। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। पैसिव के मिसाल देख लें। ही इज नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर, ही इज नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय द, बीइंग, ही इज नॉट बीइंग, इज एम आर के बाद या इज और बीइंग के दरमियान आप कह लो कि नॉट आ गया। ही वॉज नॉट बीइंग ऑपरेटेड अपॉन, ऑपरेटेड अपॉन फिर फ्रेज है, वर्बल फ्रेज है, याद रखना होता है, इसका मतलब होता है ऑपरेशन होना। यानी मैं कहता हूँ उसका ऑपरेशन हो रहा है तो मैं कहूँगा ही इज़ बीइंग ऑपरेटेड अपॉन, ठीक है। ये ऑपरेटेड अपॉन इसका वर्ब है, वर्बल फ्रेज है, ठीक है। तो ही वॉज नॉट बीइंग ऑपरेटेड अपॉन इन दी ऑपरेशन थिएटर, कि ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था। या ही विल नॉट बी बीइंग, विल नॉट बी बीइंग, बड़ा अजीब लगता है बोलने में, विल बी बीइंग, इसे अंग्रेज पसंद नहीं करते। ही विल नॉट बी बीइंग डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, यानी वो अपने दोस्त से धोखा नहीं खा रहा होगा। ही विल नॉट बी बीइंग डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर इनका हम देखें इंट्रोगेटिव, फिर वही बहुत सिंपल है। अगर जनरल हो तो मतलब जनरल इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। अब प्रेजेंट में क्या बाहर आना है, इज एम आर, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। पास्ट में क्या बाहर आना है, वॉज वर, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। फ्यूचर में क्या बाहर आना है, शेल विल, बी बाहर नहीं आएगा, बी अंदर रहेगा तो शेल विल बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एक्टिव हो या पैसिव हो। और अगर कुदरती सवालिया ना हो, क्या के अलावा वाले फिक्रे हों, यानी फोर्स्ड इंट्रोगेटिव हो, तो सबसे पहले क्या आएगा, हमने क्या पढ़ा था, सवालिया लफ्ज़ जो भी होगा, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, पहले वो आएगा। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब उसी तरह प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में शेल विल, फिर बाकी फिक्रा लिखा जाएगा। मिसाल आपके फिर सामने है, मिसालों से फिर इसको देखते हैं। एक्टिव की पहले मिसाल देखते हैं। इज ही रीडिंग द न्यूज़ पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह सवेरे अखबार पढ़ रहा है। इज ही रीडिंग द न्यूज़ पेपर, क्या वो अखबार पढ़ रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, ठीक। वर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास, क्या स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। वर द स्टूडेंट्स, देखना वर्ब बाहर आ गया, स्टूडेंट्स मेकिंग बाद में आया, तो वर्ब अंदर रहना है, ठीक है। वर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, विल बाहर आया, बी बाहर नहीं आया, ये होगा विल बी ही प्लेइंग, नो, विल he be playing cricket with his friends in the garden, यानी वो गार्डन में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट क्या खेल रहा होगा, ठीक। उसके बाद क्या के अलावा वाले फिक्रे देख लेते हैं। Why is he not working hard before the exams, वो एग्जाम से पहले मेहनत क्यों नहीं कर रहा। why is, तो मेहनत उसने करनी है, एक्टिव की, सारे एक्टिव के फिक्रे हैं। Why is he not working hard before the exams? इसी तरह where was he going with his friends last Sunday? Where was he going? कहाँ जा रहा था वो, ठीक है। with his friend, अपने दोस्त के साथ, last Sunday, पिछले इतवार को कहाँ जा रहा था। where was he going? when will he be eating his evening meal today, यानी आज शाम का खाना वो किस वक्त खा रहा होगा। when will, अब देखो when के बाद क्या आया, will आया, बी नहीं बाहर आया, बी अंदर रहा। when will he be eating his evening meal today, ठीक। उसके बाद आ गया जी पैसिव। पैसिव की मिसालें देख लेते हैं। आर यू बीइंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट रैंक दिस ईयर, क्या तुम्हें इस साल अगले रैंक में तरक्की दी जा रही है। आर यू बीइंग, आर बाहर आ गया, बीइंग अंदर रहा। आर यू बीइंग, वर्ब की क्या लगी, थर्ड फॉर्म। आर यू बीइंग प्रमोटेड, किस में प्रमोट किया जा रहा है, टू द नेक्स्ट रैंक, कब किया जा रहा है, दिस ईयर, ठीक। या वॉज ही बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर इन द क्लास, क्या उसको टीचर से क्लास में डांट पड़ रही थी। वॉज ही बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर इन द क्लास। एक और मिसाल देख लें। विल ही बी बीइंग पनिश्ड बाय द पुलिस इन द जेल, क्या जेल में पुलिस से उसको सज़ा मिल रही होगी, ठीक है। तो सज़ा पुलिस ने देनी है, पुलिस बाद में, जिसकी बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, विल
ही बी बीइंग। ये बड़ा अजीब है, मैंने बार बार आपको कह रहा हूं बोलने में, लेकिन हमने बोलना है चूंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। विल ही बी बीइंग पनिश्ड बाय द पुलिस इन द जेल। इसी तरह जो क्या के अलावा वाले फिक्रे हैं, एक दो मिसाल उसकी देख लें। वाई इज ही बीइंग पनिश्ड विदाउट एनी रीजन, ठीक है ना। वाई इज ही बीइंग, इज ही बीइंग पनिश्ड, अब अगर वाई इज ही बीइंग, क्यों सजा दी, क्यों उसको डांटा जा रहा है बगैर किसी वजह, क्यों सजा दी जा रही, वाई इज ही बीइंग पनिश्ड विदाउट एनी रीजन, बगैर किसी वजह के। या व्हेन वाज ही बीइंग अवॉर्डेड फॉर हिज अचीवमेंट, कब उसको अवार्ड दिया जा रहा था। व्हेन वाज ही बीइंग, बीइंग फिर देखें अंदर है, वाज बाहर आ गया। व्हेन वाज ही बीइंग अवॉर्डेड फॉर हिज अचीवमेंट्स, अपनी कामयाबियों के लिए, ठीक। वेयर विल ही बी बीइंग टेकन बाय द पुलिस, ठीक है ना। वेयर विल, वेयर बाहर आ गया, विल बाहर, कहाँ ले जाया जाए, पुलिस उसे कहाँ ले जा रही थी, ठीक है। तो वेयर विल आगे ही बी बीइंग, बी भी आया और बीइंग भी आया, टेकन बाय द पुलिस, ठीक। तो ये बच्चों इसका था बेसिक रूल, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों, जिसे मैं हर लेक्चर में आपको कहता हूँ, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाए जो, और वो पॉइंट्स हैं एडवांस्ड चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जिनका इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है कि ये वो गलतियां हैं जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए मैं नोट की शक्ल में आपको लिखवाता हूँ हर दफ़ा। हर लेक्चर का आखिरी पॉइंट जो होता है वो नोट होते हैं। इसमें दो नोट आएंगे। एक तो ये बड़ा सिंपल है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, इसको हम फ्यूचर का अगर कोई तयशुदा प्रोग्राम है, यानी एक डिसाइडेड है कि ये काम होना है फ्यूचर में, तो उसको हम फ्यूचर में तो बोल ही सकते हैं। यानी फ्यूचर का कोई प्रोग्राम प्लान, कोई भी तयशुदा प्रोग्राम हो, तो उसको हम फ्यूचर में तो बोल सकते हैं। मतलब मैं कहूँगा मैं अगले साल अमेरिका जाऊँगा, तो आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ठीक है, वो तो प्लान है। लेकिन चूंकि ये प्लान है, इसको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बोल सकता हूँ, टाइम सिर्फ फ्यूचर का लगेगा। मसलन मैं कहूँगा आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, या आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। मतलब मैं कहता हूँ वो इस साल इम्तहान दे रहा है, ही इज़ टेकिंग द एग्ज़ाम, तो मैं कहूँगा वो अगले साल इम्तहान दे रहा होगा, यानी उसका प्लान है कि अगले साल वो इम्तहान, तो हम कहेंगे ही विल बी टेकिंग, तो इसको हम कह सकते हैं ही इज़ टेकिंग। यानी फ्यूचर का कोई तयशुदा प्रोग्राम हो कि बात तयशुदा है। मतलब देखो ना, मतलब मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप, अगला वर्ल्ड कप जो है वो 2021 में होगा, ठीक है, तो मैं इसको 2021 में होगा, तो वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गया। इसको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा को हम बोल सकते हैं हो रहा है। पेपर जो है वो जून में होंगे, या कहेंगे जून में हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी पेपर विल बी हेल्ड इन जून, या पेपर विल बी हेल्ड इन जून, पेपर आर गोइंग टू बी हेल्ड इन जून, ठीक। हम उसको प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मिसाल दे के समझाता हूँ। ही इज़ गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, एक्चुअल जुमला क्या है, एक्चुअल जुमला है ही विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल अमेरिका जाएगा, ही विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैं इसको इस तरह भी बोल सकता हूँ, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, या दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस प्ले नेक्स्ट मंथ, कहता है वो इस प्ले में परफॉर्म करने वाले हैं अगले महीने। दे आर गोइंग टू, एक्चुअली क्या होगा, दे विल परफॉर्म, वो परफॉर्म करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन हम उसको किस तरह बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं दे आर गोइंग टू परफॉर्म। सो याद रखो, पहला नोट, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली क्या आई कि अगर फिक्रे में फ्यूचर का कोई तयशुदा प्लान्ड प्रोग्राम हो, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में तो बोला जा ही सकता है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बोल सकते हैं, ठीक। अब आ जाए बच्चों नोट नंबर 2 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट। ये क्या है, इसके लिए मैं आपको समझो 2 हेडिंग्स दूंगा। पहली हेडिंग का नाम हम रखेंगे 1 सब्जेक्ट 2 एक्शन, और दूसरी हेडिंग का नाम देंगे 2 सब्जेक्ट 2 एक्शन। मुराद क्या है कि इसमें 2 तरह के फिक्रे आते हैं, कि 2 हिस्सों वाले फिक्रे, 2 पार्ट्स वाले सेंटेंसेस इन 2 पार्ट्स, ये इस तरह के आते हैं कि कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जिनमें 1 सब्जेक्ट होता है और 2 एक्शन होते हैं। बातें 2 होती हैं, अमल 2 होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक होता है। यानी एक ही बंदे की बात हो रही है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो, पैसे होगा तो ऑब्जेक्ट होगा,
एक्टिव होगा तो सब्जेक्ट होगा, लेकिन एक की बात हो रही है पहले हिस्से में भी और दूसरे हिस्से में भी। ऐसे फिक्र को जब हम ट्रांसलेट करते हैं, इनमें उर्दू में हमेशा हेल्पिंग एक्शन पहले आता है, मेन एक्शन बाद में आता है, यानी सबॉर्डिनेट पहले आएगा, इंडिपेंडेंट बाद में आएगा। लेकिन इंग्लिश जब करेंगे ना तो हम पहले मेन एक्शन लिखेंगे। बस देखो ना, लाहौर जाने से पहले वो अपना सामान बांध रहा है, वो अपना सामान बांध, मेन एक्शन क्या है, वो अपना सामान बांध रहा है, ठीक है, लाहौर जाने से पहले। तो लाहौर भी किसने जाना है, उसे नहीं जाना है, एक ही सब्जेक्ट हुआ, दोनों फिक्रों में एक ही सब्जेक्ट इस्तेमाल। अब चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, इसमें एक्टिव पैसिव का कोई ताल्लुक नहीं है। रूल क्या है ये याद रखना है, बड़े ध्यान सुनना है। जो तो मेन एक्शन, और ये 12 के 12 टेंसेस में आ सकता है, 12 के 12 टेंसेस में, इसलिए जो नोट हैं ये एक टेंस के लिए नहीं होते। ये मैं चूंकि हर लेक्चर में आपको एक दो चीज़ें, हर लेक्चर में आपको एक दो चीज़ें सिखा रहा हूँ। ये वो चीज़ है कि फ़र्ज़ करें फ़िक्रा इस तरह का आ जाता है कि लाहौर जाने से पहले वो सामान बांध रहा है, तो सामान कौन बांध रहा है, वही, लाहौर किसने जाना है, उसी ने, वन सब्जेक्ट टू एक्शन। तो जो मेन एक्शन है वो 12 के 12 टेंसेस में जिस टेंस में भी हो, जिस टेंस में भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट, किसी में भी हो, उसी में लिखा जाएगा। मेन एक्शन उर्दू में बाद में आएगा, इंग्लिश में पहले आएगा। जो हेल्पिंग एक्शन है, जो नामुकम्मल हिस्सा है, वो उर्दू में पहले होगा लेकिन इंग्लिश में वो बाद में आएगा, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, कॉन्टिन्यूस में, नहीं VING में लिखा जाएगा अगर एक्टिव होगा। अगर सेंस पैसिव हुई तो VING का पैसिव अभी आपने पढ़ा है, क्या होगा, बीइंग। ING का पैसिव क्या है, बीइंग, और साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद रखें बच्चों, अगर वन सब्जेक्ट टू एक्शन वाले फिक्रे हों, इससे मुराद ये है कि एक्शन 2 होंगे, सब्जेक्ट 1 होगा। उर्दू में अमूमन नामुकम्मल हिस्सा पहले होता है, मुकम्मल बाद में आता है। इंग्लिश में उल्ट होता है, पहले मुकम्मल हिस्सा यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिस टेंस में भी हो, 12 के 12 में से, 12 के 12 में से किसी टेंस में भी हो, उसी टेंस में आएगा। लेकिन जो हेल्पिंग एक्शन है, जो नामुकम्मल हिस्सा है, जो उर्दू में पहले आया था, इंग्लिश में बाद में आना है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस में आएगा। आगे आपने सेंस खुद देखनी है, एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल देके समझाता हूँ। मिसाल देखें, लाहौर जाने से पहले वो अपना सामान बांध रहा था। अब मेन एक्शन क्या है, वो अपना सामान बांध रहा था। मैंने कहा 12 के 12 टेंसेस में आ सकता है, तो वो अपना सामान बांध रहा था, ये हो गया मेन एक्शन। किस टेंस में आया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हम क्या कहेंगे, ही, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि एक हिस्सा एक्टिव हो तो दूसरा भी एक्टिव होना, आधा एक्टिव आधा पैसिव, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फिक्रे जब 2 हिस्से वाले हों तो दोनों हिस्से एक्टिव, दोनों हिस्से पैसिव, पहला एक्टिव दूसरा पैसिव, पहला पैसिव दूसरा एक्टिव, पढ़ चुके हैं ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो लाहौर जाने से पहले वो अपना सामान बांध रहा था। ही वॉज पैकिंग हिज लगेज, ही वॉज पैकिंग हिज लगेज या पैकिंग हिज थिंग्स, आप थिंग्स भी कह सकते हैं, लेकिन लगेज, सफरी सामान के लिए लगेज बेटर वर्ड होता है। तो ही वॉज पैकिंग हिज लगेज, ठीक है ना। अब देखो, लाहौर जाने से पहले, तो लाहौर उसने खुद जाना है, किसी ने भेजना है, खुद जाना है, कॉन्टिन्यूस आना है और वो भी एक्टिव आना है, क्या हो जाएगा, बिफोर गोइंग टू लाहौर, बिफोर गोइंग टू लाहौर, ठीक। एक और मिसाल देखें, डांट पड़ने के बाद वो बहुत रो रहा होगा, डांट पड़ने के बाद वो बहुत रो रहा होगा। फिर मेन एक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन एक्शन का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, वो बहुत रो रहा होगा। कब रो रहा होगा, डांट पड़ने से। अब देखो और करें, वो रो रहा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, रो रहा होगा, ही विल बी क्राइंग, ठीक है। अब देखो, डांट पड़ने से पहले, अब डांट जो है खुद उसको पढ़ी, किसी ने दी है, किसी ने दी है, तो सेंस क्या हुई, पैसिव। और मैंने अभी क्या कहा, ING का पैसिव क्या होगा, बीइंग। ये इसमें ये नहीं देखना प्रेजेंट है, पास्ट है, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आना नहीं है इस हिस्से में, इसमें सिर्फ आना है बीइंग और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बन जाएगा, ही विल बी क्राइंग बिटरली, वो ज़ारो कतार रो रहा होगा, वो बहुत रो रहा होगा। ही विल बी क्राइंग बिटरली आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड, आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड। अब ये भी हमने कॉन्टिन्यूस पे बनाया है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाया है। क्या बनाया है, पैसिव बनाया है। तो ये बच्चों, ये फिक्रे थे, इनको हम कहते हैं वन सब्जेक्ट टू एक्शन। क्या कहते हैं, वन सब्जेक्ट टू एक्शन, ठीक। उसके बाद बच्चों आगे दूसरी किस्म, वो है टू सब्जेक्ट टू एक्शन। अब इसको हम ये क्यों बोलते हैं टू सब्जेक्ट टू एक्शन,
इसको टू सब्जेक्ट टू एक्शन बच्चों इसलिए बोला जाता है कि इसमें दोनों हिस्सों का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, यानी पहले हिस्से का अलग है। मसलन देखो ना, मैं कहता हूँ मेरे आने के बाद वो जा रहा था, आया कौन, मैं, जा कौन रहा था वो, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। एक्शन दो ही होंगे लेकिन दोनों हिस्सों का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा। अगर पैसिव होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव होगा तो सब्जेक्ट होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, यानी वो ऐसे फिक्रों को जब हम इसलिए इसका नाम मैंने रखा हुआ है, ये मैंने नाम रखे हुए हैं, वन सब्जेक्ट टू एक्शन, टू सब्जेक्ट टू एक्शन, और ये फिर 12 के 12 टेंसेस में आएगा। मेन एक्शन फिर उर्दू में बाद में होगा, इंग्लिश में पहले होगा। उर्दू में बाद में आएगा मेन एक्शन, हेल्पिंग एक्शन पहले आएगा। मेन एक्शन इंग्लिश में मेन एक्शन हमेशा पहले आएगा। मेन एक्शन जो है वो जिस टेंस में भी होगा आप उसको वैसे लिख देंगे, जिस टेंस में भी होगा। नेचुरली यहाँ पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस तो उसमें आ जाएगा, लेकिन वो कहीं भी किसी भी टेंस में 12 के 12 टेंसेस में हो सकता है। जो हेल्पिंग एक्शन है अब वो कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा, वो इंडेफिनेट में होगा। वो किस में होगा? इंडेफिनेट में होगा। ठीक है, अब इंडेफिनेट है। अगर फिक्रा मेन एक्शन प्रेजेंट का है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनेट में होगा। अगर मेन एक्शन फ्यूचर का है तो फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, क्योंकि नामुकम्मल हिस्सा आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था कि नामुकम्मल हिस्से के साथ शैल विल इस्तेमाल नहीं होता। फिर सुन लें, अगर फिक्रे इस तरह के आ जाएं जिनमें टू सब्जेक्ट टू एक्शन हो, इससे मुराद ये है कि दोनों हिस्सों में अलग अलग सब्जेक्ट होगा। पहले से का सब्जेक्ट और है, दूसरे से का और है, पहले से का ऑब्जेक्ट और है, दूसरे से का और है, और एक्शन भी दो होंगे। तो जो मेन एक्शन होगा, जो उर्दू में बाद में आएगा, इंग्लिश में पहले आएगा, वो हमेशा जिस टेंस में भी हो, जिस टेंस में भी हो, जिस फॉर्म में भी हो, एक्टिव है, पैसिव है, जो भी है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, कुछ भी है, वो पहले आ जाएगा। और जो हेल्पिंग एक्शन है जिसका कोई टेंस नहीं है, वर्ब है, टेंस कोई नहीं है, वो इंडेफिनेट में होगा। हर 12 के 12 टेंसों के लिए रूल है कि इंडेफिनेट में होगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट भी होगा, यानी वर्ब की पहली फॉर्म लग जाएगी। पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनेट भी होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। अगर फ्यूचर है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, यानी वहाँ ये गलती नहीं करनी, फ्यूचर इंडेफिनेट में नहीं होगा। किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पे मैं मिसालें आपके सामने, मिसाल से सही चीज़ की समझ आती है। मिसाल देखें, मेरे आने से पहले वो अपने घर जा रहा था। मेरे आने से पहले वो अपने घर जा रहा था। मेरे आने से पहले मेन एक्शन क्या है? वो अपने घर जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वो अपने घर जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस या ही वॉज गोइंग होम। देखो, टू हिज हाउस का मुतबादल क्या हो सकता है? होम। होम का मतलब होता है अपना घर, हाउस का मतलब होता है घर। हाउस और होम में कभी कभी पूछते हैं फ़र्क। हाउस का मतलब होता है घर, होम का मतलब होता है अपना। अपना बीच में ही आ गया। देखो, मैं कहता हूँ आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, या आई एम गोइंग टू माई हाउस। वहाँ ये नहीं मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू माई होम, ये भी फ़र्क याद रखना है। तो वो अपने, तो मेन एक्शन क्या है कि वो अपने घर जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस या ही वॉज गोइंग होम। अब कब जा रहा था? कब जा रहा था? मेरे आने से पहले। इनमें आया मैं, गया वो, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। मेरे आने से, अब मैं खुद आया कि कोई लाया? खुद आया, तो एक्टिव है, लेकिन किस में लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में लिखा जाएगा, कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। ठीक, फिर सुनने फिक्रा, मेरे आने से पहले वो अपने घर जा रहा था। तो मेन एक्शन क्या है? वो अपने घर जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस या ही वॉज गोइंग होम, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। ठीक, उसके बाद मुजरम को पकड़े जाने से पहले पुलिस उस जगह का गश्त कर रही है। गश्त कर रही है, गश्त करना यानी चक्कर लगाना। मुजरम को पकड़े जाने से, मुजरम के पकड़े जाने से पहले पुलिस उस जगह का गश्त कर रही है। मेन एक्शन क्या है? पुलिस उस जगह का गश्त कर रही है। ठीक है, पुलिस खुद कर रही है तो क्या होगा? द पुलिस इज पेट्रोलिंग। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश में पुलिस के लिए हम प्लूरल का वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ जो है कई कहते हैं कि इसको प्लूरल के तौर पे यूज़ करना चाहिए। डोंट यूज़ इज़, यूज़ आर। द पुलिस आर, लेकिन चूंकि हम तर्जमा कर रहे होते हैं, हमारे तर्जमे के मुताबिक हम उसको इज़ भी कर देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ जो है वो कहता है जी पुलिस जब लिखे ना, जिसको प्लूरल लिखे, आर्मी इज़,
लेकिन पुलिस आर, तो ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन हमारी ट्रांसलेशन में अगर बच्चा इज भी लिख देता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन असूली तौर पे क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, पुलिस का मतलब एक बंदा नहीं पूरा इदारा, तो हम इसको एक सिंगुलर के तौर पे ले लेते हैं। लेकिन इंग्लिश रूल ये है कि पुलिस के साथ आर लगना चाहिए। आर्मी के साथ इज लगाएं, कमेटी के साथ इज लगाएं, असेंबली के साथ इज लगाएं, ठीक है, स्टाफ के साथ इज लगाएं, लेकिन पुलिस के साथ आर लगाएं, ठीक है। लेकिन हम दोनों लगा देते हैं, इज भी लगा देते हैं, आर है, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस आर पेट्रोलिंग या द पुलिस इज पेट्रोलिंग दैट प्लेस। पेट्रोलिंग क्या होता है, गश्त करना, ठीक है, दैट प्लेस। अब देखो कब कर रही है, मुजरम के पकड़े जाने से पहले। किसकी बात हो रही है, मुजरम की। मुजरम ने खुद पकड़ा जाना है, किसी ने पकड़ना है, किसी ने पकड़ना है, तो एक्टिव सेंस हुई कि पैसिव हुई, पैसिव हुई, तो क्या हो जाएगा, बिफोर द क्रिमिनल। फिर देखे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होगा, बिफोर द क्रिमिनल इज अरेस्टेड, बिफोर द क्रिमिनल इज अरेस्टेड। फिर सुन लें, मुजरिम के पकड़े जाने से पहले पुलिस उस जगह का गश्त कर रही है। अब उन्होंने गश्त कर रही थी, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस वॉज या वर पेट्रोलिंग द प्लेस बिफोर द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड। वॉज, फिर वॉज अगर पास्ट होता, मेन एक्शन पास्ट होता तो ये वॉज हो जाता। अगर मेन एक्शन फ्यूचर होता, गश्त कर रही होगी, तो हम क्या कहेंगे, द पुलिस विल बी पेट्रोलिंग, ठीक है। लेकिन अगला हिस्सा फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, बिफोर द क्रिमिनल इज अरेस्टेड, ठीक। चले, ये थे बच्चों इस्तेमाल किसके, प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और हर लेक्चर की तरह आप देखो लेक्चर के एंड पे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो, अब ये जो मैंने रूल 2 बताए हैं, 1 सब्जेक्ट 2 एक्शन, आपने याद इस तरह रखना है, 1 सब्जेक्ट 2 एक्शन एंड 2 सब्जेक्ट 2 एक्शन। ये 12 के 12 टेंसेस पे अप्लाई होगा, 12 के 12 टेंसेस पे अप्लाई होगा, ठीक। चले, अब हम आ जाते हैं बच्चों इसकी फिर मश्क पे आ जाते हैं। अब इसकी मश्क में मिक्स है कि प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसमें यूज द करेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वेयर नीडेड। उन्होंने वर्ब दिया होगा, टाइम उन्होंने दिया होगा, हमने उसके मुताबिक, अगर प्रेजेंट की सेंस है तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस में करेंगे, पास्ट की है तो पास्ट में। उसने कहा ज़रूरत के मुताबिक टेंस चेंज करें। मिसाल फिर देखें, शी इज़ नॉट वर्क, शी स्वैम इन द पूल। शी इज़ नॉट, प्रेजेंट का फिक्र है, तो ये क्या है, हमने इसको कॉन्टिन्यूस में करना है। हम कहेंगे शी इज़ नॉट वर्क वर्किंग, ठीक है। शी स्वैम इन द पूल नहीं, शी इज स्विमिंग इन द, क्योंकि अगर पहला प्रेजेंट का अमल है, दूसरा भी प्रेजेंट का ही अमल है, तो क्या होगा, शी इज नॉट वर्किंग, शी इज स्विमिंग इन द पूल, ठीक। दूसरा फिक्रा, ही इज स्कोल्डेड बाय द टीचर, ही इज स्कोल्डेड बाय द टीचर, पैसिव इंडेफिनिट, फॉर नॉट डू हिज वर्क प्रॉपरली। ठीक है ना, अब देखो इसमें कितनी गलतियां हैं, 2 गलती हैं, स्कोल्डेड गलत है और डू गलत है। पहला है ही इज स्कोल्डेड, नो ही इज बीइंग स्कोल्डेड, उसे डांटा जा रहा, हमने कॉन्टिन्यूस में करना है, इज है प्रेजेंट है तो इज के साथ क्या लगना है कॉन्टिन्यूस में, पैसिव में बीइंग, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर फॉर नॉट डू हिज वर्क, डूइंग हिज वर्क। फिर देखिए फॉर आया तो फॉर के बाद क्या आना है, आईएनजी। कोई प्रेपोजिशन आ जाए, पिछले से पिछले लेक्चर याद रखें, कोई प्रेपोजिशन आ जाए, 18वें लेक्चर में या 19वें लेक्चर में ये बात आपको बार बार बताई थी कि इन चीज़ों को आपने रट्टा लगाना है, इन चीज़ों को कि टू का इस्तेमाल, आईएनजी का इस्तेमाल, तो आईएनजी के बल्कि 2 इस्तेमाल थे, उनमें से एक इस्तेमाल आज फिर आपने पढ़ा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फॉर नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। तीसरा फिक्रा देखें, द टीचर ही टीचेज अस हाउ टू राइड, ही टीचेज अस हाउ टू राइड, कि वो हमें टीच करता है किस तरह राइड करना है। इसको कॉन्टिन्यूस क्या करेंगे, फिर ये प्रेजेंट का है तो हम क्या कहेंगे, ही टीचेज अस, प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, ही इज टीचिंग अस हाउ टू राइड। लेकिन टीचेज है चूंकि हम इसको पास्ट में भी कर देते हैं, ही वॉज टीचिंग अस हाउ टू राइड, या ही विल बी टीच, इसमें प्रेजेंट भी कर सकते हैं पास्ट, लेकिन बेहतर क्या है, चूंकि उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म दी है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करें, ही इज टीचिंग अस हाउ टू राइड, ठीक। उसके बाद
चौथा फिक्रा आ गया, वाई आमना वेयरिंग हर न्यू ड्रेस, वाई आमना वेयरिंग हर न्यू ड्रेस। फिर देखें आईएनजी लगा हुआ है, वाई आमना वेयरिंग। अब ये वेयरिंग आईएनजी प्रेजेंट में भी आईएनजी है, पास्ट में भी आईएनजी है, फ्यूचर में भी आईएनजी है, तो फिर तो आईएनजी है तो फिर आईएनजी रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई इज आमना या वाई वॉज आमना या वाई विल बी आमना। ठीक है, वेयरिंग हर न्यू ड्रेस, तो इसमें देखो इज भी लग सकता है, वॉज भी लग सकता है और विल बी भी लग सकता है। ठीक, उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 में आ जाए, अजमल विल प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। तो इसमें गलती क्या है, विल प्लेइंग, विल बी प्लेइंग। अजमल विल बी प्लेइंग, फ्यूचर का था तो इसको मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कर दिया। ठीक, छठा फिक्रा देखें, द टीचर करेक्ट द एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स येस्टरडे। येस्टरडे कल, कल जो था वो गुजरा है कि अभी आना है, कल गुजर चुका है, तो क्या होगा, द टीचर वॉज करेक्टिंग, दुरुस्त कर रहा था, कर रहा था। द टीचर वॉज करेक्टिंग द एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स येस्टरडे। नंबर 7, एवरी वन वॉज थिंक, वॉज पास्ट, थिंक व्हेन द न्यू शॉप इज गोइंग टू बी ओपनड। आप देखो ना, टू बी ओपन ठीक लिखा हुआ है, पास्ट का फिक्र है, तो गलती क्या है, द एवरी वन वॉज थिंक, नो वॉज थिंकिंग। व्हेन द न्यू शॉप इज गोइंग, नो वॉज गोइंग टू बी ओपनड। तो एवरी वन वॉज थिंकिंग व्हेन द न्यू शॉप वॉज गोइंग टू बी ओपनड। ठीक, आठवां फिक्रा, द बजट वर अनाउंस इन द लास्ट सेशन, यानी बजट वर होगा, नहीं वॉज, द बजट वॉज बीइंग अनाउंस्ड, कॉन्टिन्यूस किया जा रहा था। हमने कॉन्टिन्यूस करना है, एक्टिव पैसिव सेंस तो हमने देखनी है ना, लेकिन करना हमने क्या है, कॉन्टिन्यूस में। तो क्या होगा, द बजट वर अनाउंस्ड बन जाएगा द बजट वॉज बीइंग अनाउंस्ड। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गो टू द मार्केट डेली। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गो टू द मार्केट डेली, या देखो ना इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रोजाना जाते हैं, रूटीन है उनकी, तो हम क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज गोइंग। ये हमने क्या पढ़ा है कि जो डेली की रूटीन हो उसको कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द मार्केट डेली। नंबर 10, एवरी वन इन द 4 क्लासेस वॉज लिसन टू द लेक्चर अटेंटिवली, यानी चारों क्लासेस में हर शख्स जो है बड़ी तवज्जो से लेक्चर सुन रहा था, वॉज, तो क्या हो जाएगा, वॉज लिसन, नहीं वॉज लिसनिंग टू द लेक्चर अटेंटिवली। ठीक, उसके बाद नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्लेज क्रिकेट, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, नीदर ही nor his friends are playing cricket. ठीक, not only my friends but also I going to Lahore, not only my friends but also I am going to Lahore, बाद वाले की बात हो रही है। ठीक, am going to Lahore, not only my friends but also I am going to Lahore। अगला फिक्र है, तानिया विल लर्न जर्मन वेरी वेल। अब ना विल लर्न तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, हमने करना है कॉन्टिन्यूस में, तो क्या होगा, तानिया विल बी लर्निंग, तानिया विल बी लर्निंग जर्मन वेरी वेल। उसके बाद 14वां फिक्रा आ गया, ही वॉज नॉट पे अटेंशन टू वॉट आई वॉज सेड। देखो ना, पास्ट का फिक्र है, ही वॉज नॉट pay attention, no he was not paying attention, he was not paying attention to what I was said, no to what I was saying, कि मैं जो कह रहा था उस पर वो तवज्जो नहीं दे रहा था, यानी जो मैं कह रहा था उस पर वो तवज्जो नहीं दे रहा था। ठीक, उसके बाद आखिरी फिक्रा बच्चों, द मून एंड द स्टार्स विल शाइन ब्राइटली एट नाइट, द मून्स एंड द स्टार्स विल शाइन ब्राइटली, फ्यूचर इंडेफिनिट का फिक्र है, हमने कॉन्टिन्यूस में बदलना है, क्या होगा, द मून एंड द स्टार्स विल बी शाइनिंग ब्राइटली एट नाइट।
ठीक, तो ये थे बच्चों इसकी मश्कें इसकी आसान है। आज कुछ फ़िक्रे नए आए हैं, ये इंडेफिनेट में आपने देखा सारे फ़िक्रे एक जैसे थे। अब कॉन्टीन्यूस में थोड़ा सा, चूँकि कॉन्टीन्यूस की उसके अंदर शक्ल बनानी थी, इसलिए थोड़े से फ़िक्रे बदल दिए हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा तवज्जो से रिवाइंड करके दोबारा देखें। ठीक है, इन लेक्चर्स को तवज्जो। अभी ये सारे लेक्चर जो अगले होंगे, अगला जो लेक्चर होगा मेरा उसमें तीनों परफेक्ट आएंगे, उससे अगला लेक्चर जो होगा उसमें तीनों परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आएंगे। ठीक है, ये फिर ये अगली 2 वीडियोस के बाद ये कॉन्टीन्यूस ये जो टेंस का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर एडवांस्ड मैं शुरू करूँगा, और वो बहुत 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 ज़्यादा, ये भी चीज़ें रिपीट होंगी दोबारा उसमें, जो मैं आपको नोट दिखाता हूँ ना, नोट लिखवाता हूँ कि ये नोट, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। इसमें ये नोट हैं बच्चों, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कि ये वो रूल्स होते हैं जो हर टेंस पे अप्लाई होते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स इन्हीं की गलतियाँ करते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये भी लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। बच्चों रिवाइंड करके, जहाँ समझ ना आए रिवाइंड करके देखा करें। फिर भी अगर कोई पॉइंट का डाउट हो, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं। उस दिन एक बच्चा पूछ रहा था जी टू का इस्तेमाल मुझे समझाने, तो मैंने उसको कहा फ़लानी वीडियो मेरी आएगी उसमें देखना। तो देखो ना, ये एक इनकरेजिंग साइन होता है कि बच्चे आपसे और पूछेगा कौन, जो वीडियोज़ देख रहा है। तो बच्चों इन वीडियोज़ को बड़ी तवज्जो के साथ देखें, इनको लर्न करें। दीज आर गोल्डन वर्ड्स। ठीक है, ये एसेट्स हैं आपके लिए। ठीक है, इनमें तो अगर कोई कहीं को मेरे से गलती हो जाती है, नादनिस्ता कई दफ़ा टंग स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो किसी चीज़ पे तो यू कैन क्वेश्चन मी। आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने आ रहा होता है, आप मुझे उस पर मैसेज करके, ऑडियो मैसेज करके भी, या वैसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इनको फॉलो करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।